तो एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? आज हम भारत की कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी है एक देश के स्वराज के लिए संघर्ष की। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये वो प्रक्रिया है जिससे करोड़ों लोग मिलकर एक साझा पहचान बनाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद के उस उथल-पुथल भरे दौर से। और ठीक उसी समय भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है, जो अपने साथ एक ऐसा अनोखा विचार लेकर आए जिसने वाकई इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक युद्ध जो इतनी दूर लड़ा जा रहा था, उसने भारत की जमीन पर इतना बड़ा संकट कैसे पैदा कर दिया। बात ये थी कि भारत सीधे तौर पर तो लड़ाई में शामिल नहीं था, पर एक ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से इसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। जरा सोचिए उस दौर के एक आम भारतीय परिवार के बारे में। एक तरफ अंग्रेजी सरकार ने अपने युद्ध के खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी लगा दिया। दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए थे। और तो और गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके एक अनजान युद्ध में मरने के लिए भेजा जा रहा था। मतलब हर तरफ से जीना मुश्किल हो गया था। 1,30,00,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उस दौर में फैले अकाल और महामारी ने इतने लोगों की जान ले ली थी। आप समझ सकते हैं कि देश में कैसी निराशा छाई होगी। लोग एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। और ठीक इसी निराशा के माहौल में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वो अपने साथ सिर्फ उम्मीद नहीं लाए, बल्कि संघर्ष का एक नया हथियार लेकर आए। एक ऐसा विचार जो लड़ाई के सारे नियम बदलने वाला था। तो ये सत्याग्रह आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ शांति से विरोध करना नहीं था। इसका मूल विचार था सत्य की शक्ति। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं है। आपका अहिंसक संघर्ष ही उत्पीड़क की आत्मा को झकझोर देगा। और ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं था, गांधी जी ने इसे जमीन पर उतारा। पहले 1917 में चंपारण के किसानों के लिए, फिर खेड़ा के लगान पीड़ित किसानों के लिए और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। इन शुरुआती सफलताओं ने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह का ये नया तरीका वाकई में कारगर है। अब जब छोटे छोटे मैदानों में जीत मिल चुकी थी, तो बारी थी एक बड़े राष्ट्रव्यापी संघर्ष की। इन स्थानीय सफलताओं से मिले आत्मविश्वास के साथ गांधी जी ने एक ऐसे दमनकारी कानून के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करने का फैसला किया जो हर भारतीय के आत्मसम्मान को सीधी चुनौती दे रहा था। ये कानून था रॉलेट एक्ट। सोच कर देखिए, एक ऐसा कानून जो सरकार को ये अधिकार दे दे कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे काला कानून कहा गया। ये तो न्याय के हर उसूल के खिलाफ था। इस काले कानून के जवाब में गांधी जी के एक आह्वान पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ। शहर शहर, गांव-गांव में सब कुछ ठप हो गया। दुकानें बंद, रैलियां निकली और लोगों ने शांति से अपना विरोध जताया। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक साफ संदेश था कि भारत अब चुपचाप जुल्म नहीं सहेगा। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब बेहद क्रूरता से दिया गया। जलियांवाला बाग। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज की बर्बरता का प्रतीक है। एक शांतिपूर्ण भीड़ पर, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, गोलियां बरसाई गईं। इस नरसंहार ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग की इस आग से ही एक नए और बड़े आंदोलन का जन्म हुआ। गांधी जी का तर्क बहुत सीधा और सरल था, जो उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में बहुत पहले ही लिख दिया था, कि अंग्रेजों का राज यहाँ भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर हम भारतीय ही उनका सहयोग करना बंद कर दें तो ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इसी विचार पर आधारित था असहयोग आंदोलन। लेकिन इसे एक बड़ी ताकत बनाने के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया। उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को स्वराज की मांग से जोड़ दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय एक साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आंदोलन का नाम तो एक था, असहयोग, पर स्वराज शब्द का मतलब हर समूह के लिए अलग अलग था।
हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों और अपनी अपनी शिकायतों के साथ इस लड़ाई में शामिल हो रहा था। जैसे शहरों में जो मिडिल क्लास था, उसने स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। वहीं अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों के जुल्म और भारी लगान से आज़ादी। आंध्र की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों के लिए स्वराज का मतलब था जंगल पर अपने अधिकार वापस पाना। और असम के बागान मजदूरों के लिए स्वराज का सपना बस इतना था कि वो उन बागानों से आज़ाद होकर अपने घर जा सकें। आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना हुई। एक शांतिपूर्ण जुलूस हिंसक हो गया और भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस हिंसा की खबर सुनते ही गांधी जी को गहरा सदमा लगा। उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से कहीं बढ़कर था और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन भले ही रुक गया, पर आज़ादी की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ये संघर्ष एक नए दौर में जा रहा था। अब लक्ष्य सिर्फ सरकार का सहयोग न करना नहीं था, बल्कि अब उनके अन्यायपूर्ण कानूनों को सीधे सीधे तोड़ना और पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग करना था। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा में आखिर फर्क क्या था? देखिए, इसे ऐसे समझिए। असहयोग में आप सरकार से दूरी बना रहे थे, उनके संस्थानों का बहिष्कार कर रहे थे। ये एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध था। जबकि सविनय अवज्ञा में आप जानबूझकर कानून तोड़ रहे थे, सरकार के अधिकार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। ये एक सक्रिय अवज्ञा थी। और इस नई, ज्यादा आक्रामक लड़ाई की शुरुआत के लिए गांधी जी ने एक ऐसी चीज चुनी जो अमीर गरीब हर भारतीय के घर में थी: नमक। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने इसी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने का फैसला किया। उनकी प्रसिद्ध दांडी यात्रा सिर्फ एक पद यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने वाली एक सीधी चुनौती थी। इस आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव पड़ा। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आखिरकार सरकार को बातचीत के लिए आगे आना पड़ा और गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। अब तक हमने राजनीतिक आंदोलनों की बात की, लेकिन इसके साथ-साथ एक और बहुत जरूरी काम हो रहा था, जो दिलों और दिमागों में था। ये लड़ाई थी एक साझा भारतीय पहचान बनाने की। ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। इस साझा पहचान को गढ़ने के लिए कई तरीके अपनाए गए। लोक कथाओं और लोकगीतों को इकट्ठा किया गया ताकि लोगों को अपनी साझा विरासत का एहसास हो। भारत माता की एक छवि बनाई गई ताकि देश सिर्फ एक नक्शा न रहकर एक माँ का रूप ले ले। तिरंगे जैसे प्रतीकों ने अलग अलग पहचान वाले लोगों को एक झंडे के नीचे एकजुट किया और अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से याद करके लोगों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाया गया। और ये सब हमें आखिर में उसी सवाल पर वापस ले आता है कि एक राष्ट्र कैसे बनता है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों और संधियों से नहीं बनता। एक राष्ट्र बनता है उन साझा प्रतीकों, कहानियों, गीतों और सपनों से जो करोड़ों अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और उन्हें हम होने का एहसास दिलाते हैं।